नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पिपरहवा बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 100 साल बाद भारत लौटे पिपरहवा के पवित्र अवशेष। दिल्ली में प्रकाश और कमल इंटरनेशनल एग्जीबिशन शुरू। स्पीकर नार्वेकर पर नामांकन के दौरान धमकाने का आरोप। रिश्तेदारों के प्रचार में चुनाव कर्मचारी सक्रिय। हर्षवर्धन सपाकाल का चुनाव आयुक्त को पत्र। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम सूरत आश्रम में भक्तों को दर्शन दिए। 3 दिन ठहरेंगे। जहांगीरपुरा आश्रम में 3 दिन रहकर देंगे दर्शन। अमरेली में सनसनीखेज खुलासा। पिता ने ही की बेटे की हत्या। भांडेर गांव में खेत से मिला आधा दबा मानव कंकाल। शराब की लत और घरेलू विवाद बना हत्या की वजह। उन्नाव हत्याकांड में कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने अमित शाह से मांगी पीड़िता और परिवार के लिए कड़ी सुरक्षा। गलत नैरेटिव पर जताई चिंता। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सुबह 11 बजे दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की ग्रेट इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का नाम प्रकाश और कमल जागरूक व्यक्ति के अवशेष रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री ने संस्कृति और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोगों से इस प्रदर्शनी को देखने की अपील की है। उन्होंने कहा, यह एक ऐतिहासिक मौका है क्योंकि पिपरहवा के ये अवशेष 100 साल से ज्यादा समय बाद भारत वापस लाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में 1 सदी से ज्यादा समय बाद स्वदेश लौटे पिपरहवा के पवित्र अवशेष है। प्रदर्शनी में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित और कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित पुरातत्वीय सामग्री भी है। पीएम मोदी ने एग्जीबिशन से जुड़ी फोटो भी शेयर की है। बात करें उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के ओली रोड स्थित आर्मी कैंप में एक स्टोर में अचानक ही करीबन 1:30 बजे भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस, आईटीबीपी और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। करीबन 1 घंटे से अधिक की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पहाड़ी क्षेत्र में चल रही तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई थी। बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चारों ओर ऊंचे लपटे घना धुआं दिखाई दे रहा है, जिससे कैंप और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। मुंबई में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा है। और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपाकाल ने राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे को पत्र लिखकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। तो यह आरोप है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान राहुल नार्वेकर ने पुलिस के माध्यम से विपक्षी उम्मीदवारों को धमकाया और उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोका गया है। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद इस पर मामले में राहुल नार्वेकर और ओबीसी नेता हरिभाऊ राठौड़ के बीच हुई विवादित बातचीत का पूरा वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बाद ओबीसी नेता हरिभाऊ राठौड़ इस पूरे मामले की शिकायत करने चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंचे, जहां राठौड़ ने मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय और मुंबई बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी को इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए न्याय की मांग की। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय समाचार के वरिष्ठ संवाददाता ने ओबीसी नेता हरिभाऊ राठौड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरिभाऊ राठौड़, जो एक बड़े ओबीसी नेता हैं, साथ ही सांसद भी रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में कई बार विधायक भी रहे हैं। हरिभाऊ जी, क्या कुछ ऐसा मसला हुआ था जिसमें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी का पूरा नाम आ रहा है, एक वीडियो तक वायरल हो रहा है और आपकी सिक्योरिटी बर्खास्त करने की हिदायत जॉइंट सीपी को दे रहे हैं? ये जो कल जो 30 तारीख को लास्ट दिन जो हुआ, ये बहुत गलत हुआ, असंवैधानिक हुआ है कि राहुल नार्वेकर जी कम से कम 2-3 घंटा वहाँ थे। वो सब को धमकी दे रहे थे। मुझे भी बताया उन्होंने, अरे क्या है हरिभाऊ जी, आप तो सीएम से सब काम लेते हो और यहाँ हमारे विरुद्ध में क्या पर्चा भर रहे हो क्या? तो मैं बोला, देखो ये हमारा तो अधिकार है, हम
सीएम तो आपका है तो हमारा भी है, तो हम काम तो सबसे लेते हैं, हम इंडिपेंडेंट है, हमारा कोई सवाल ही नहीं है। एक एमपी रहे, एमएलसी रहे हैं और ओबीसी के नेता भी हैं, तो उन्होंने बोला ये ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। फिर बाद में मिले और जब हम गेट पे थे तो उन्होंने मैं धमकाया, उन्होंने कहा आप कैसे क्या भर रहे हो वगैरह वगैरह, आपको सिक्योरिटी किसने दी है? मतलब पुलिस ने दी है, मेरे जान को खतरा है इसलिए दी है। नहीं नहीं, ए फ़ोन लगा रहे, कौन है? वो जॉइंट सीपी को फ़ोन लगा, बोल हेलो, ये हरिभाऊ राठौड़ को आपने सिक्योरिटी कैसे दी है, किस हैसियत से दी है, तुरंत इसका सिक्योरिटी विड्रॉ करो, दिस इज माय ऑर्डर। मैं बोला साहब मेरे जान को खतरा है, कुछ हो जाएगा तो आप लटक जाओगे, ये ठीक नहीं है। आप यहाँ से ऑर्डर दे रहे हो, आप अध्यक्ष के कुर्सी पे हो, ठीक है, तब तक ठीक है, लेकिन अभी मैं बोला चलो भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपका सरकार है, आप मुझे फांसी पे लटका सकते हो। बोले हाँ, तो आपको मालूम है ना मैं फांसी पे लटका सकता हूँ, फिर भी हमसे पंगा ले रहे हो आप। उधर मसला क्या हुआ था? एक विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पे, कि विधानसभा अध्यक्ष ने ये कोशिश की शुरू से, उनका भाई बहन और उनकी भाभी 224, 225, 226 वार्ड नंबर कुलाबा का, वहाँ किसी ने पर्चा नहीं भरना चाहिए और इंडिपेंडेंट वो आना चाहते थे, और धीरे धीरे सबको धमका रहे थे, हमको बता रहे थे, और कार्यकर्ता रियली उनसे भाग रहे थे बाजू, मतलब उनको देख के डर रहे थे। तो ऐसा लगा मुझे तब भी कि ये प्रेशराइज कर रहे हैं। फिर वो धीरे से वहाँ जो पुलिस बैठे थे उनको बोल दिया कि इनको ऐसे ही बाहर रुका के रखो। फिर जो काउंटर थे, काउंटर पे भी उन्होंने बोल दिया कि धीमे चलने दो, आराम से छाननी वगैरह आराम से करो। लेकिन सवाल ये है कि हम 5 बजे के पहले के हम 2 बजे ही आ गए थे। सवाल ये है कि हम आने के बाद हमको टोकन दिया। सवाल ये है कि हमारा पर्चा उन्होंने ओके किया और उसका जो चेक लिस्ट है वो भी हमें दे दिया, हमारे पास है 5 बजे के पहले ही। यस, 3-4 बजे ही, और उन्होंने टोकन भी दिया और डिपॉजिट होता है वो भी भरा के लिया। फिर मुझे बताओ 10 पैर पे हम अगर डिपॉजिट ले लिया, सब ले लिया, सब हो गया, तो हम क्या मैड है क्या कि 10-12 लोग हम पर्चा नहीं भरेंगे? क्यों नहीं भरेंगे? उन्होंने क्या किया पुलिस ने कि देखो भाई आपका तो टोकन मिल गया ना, आपने पैसे भरा है ना, तो आपको बराबर साहब बुलाएंगे, ये चेयर लगी है, यहाँ बैठो, आप आराम से बैठो। हम आराम से बैठे रहे और धीरे धीरे 5 बजे अभी बुलाएंगे, तब बोले क्यों नहीं बुला रहे? हमने इंक्वायरी की तो बोले अंदर बहुत रश है, साहब की कैबिन छोटी है, पहले ही 100-150 लोग है, आपको जो बुलाए। कितने कैंडिडेट थे ओबीसी समाज के? आपके ओबीसी का एक ही था हमारा, लेकिन 3 कैंडिडेट थे। एक तीनों वार्ड से मनस से और शिवसेना उबाटा का एक था, एक हमारा था और एक बीएसपी का था। अब सवाल ये है कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कहीं नहीं हुआ, मुंबई में कहीं नहीं हुआ, सबने तो लेटे, लोग तो लेट गए, हम तो लेट का सवाल ही नहीं, हम तो पहले ही आ गए। तो जो ये कृष्णा जाधव था निवडणूक निर्णय अधिकारी, वही ये कैसे हुआ? सवाल ये है कि 224, 25, 26 जो नार्वेकर का मतदार संघ भी है और उसके रिलेटिव, वहाँ क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए हम आयोग से भी मिले हैं, अभी कमिश्नर अभी गगरानी से भी मिल के आए हैं। उसके बाद हम ये जो शंकरवार है जॉइंट एमसी, उनको भी मिले हैं। उन्होंने बताया कि हम इसका पूरा रिपोर्ट और पूरा फुटेज हम लेंगे और जो भी एक्शन करना है वो हम जरूर करेंगे। तो आयोग के पास क्या बातचीत हुई? अभी आए थे दिनेश वाघमारे से, आपसे मुलाकात हुई आपकी? दिनेश वाघमारे तो अभी मिले नहीं, लेकिन हम कमिश्नर को मिले हैं
और उन्होंने बताया कौन से कमिश्नर को? गगरानी को मिले। उन्होंने हमको जो जॉइंट सीपी है, जॉइंट एमसी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, उनके पास मिले। उन्होंने जो शंकरवार उन्होंने सुन लिया और बोला कि तुम्हारा पर्चा दे दो, जो भी तकरार है हम इसको आगे भेजते हैं। तो अभी आपका कैंडिडेट चुनावी मैदान में है या नहीं है? है क्यों नहीं, हमारे पास ही फॉर्म पड़े हैं ना। हम जमा नहीं हुआ फॉर्म? जमा नहीं हुआ ना, यही तो मसला है। कल दोपहर तक भी ले सकते हैं। मेरा कहना यही है, क्योंकि फुटेज देखोगे तो पुलिस ने मनाही की थी। तो आपके कैंडिडेट का नाम क्या है पूरा? हमारा कैंडिडेट का नाम है नीरज राठौड़। अपक्ष खड़ा है? नहीं, जनता दल सेकुलर है। जनता सेक्युलर से खड़ा है जी। तो फाइनली क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं, मतलब कल फॉर्म? कल तक हम वेट करते हैं, कल फिर इनसे मिलेंगे। मेरा कहना है कि अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी भी वो ले सकते हैं। अगर वो नहीं लेंगे तो हम मांग करेंगे कि जो भी कसूरवार है वहाँ के पुलिस, उनको सस्पेंड करना चाहिए, और जो आरओ है उसको भी सस्पेंड करना चाहिए। उसको तो तुरंत हटा देना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत हटाकर दूसरा कोई बिठाना चाहिए। और कानूनी प्रक्रिया की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम करेंगे। हम तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जनता के दरबार में जाएंगे। अगर वहाँ कोई एक कैंडिडेट खड़ा होगा ना, तो हम सारी पार्टी मिलकर उसका प्रचार करेंगे। लेकिन क्या नाम उसका, राहुल नार्वेकर का जो भाई है, उसको गिरा के रहेंगे। लेकिन कैंडिडेट चाहिए। अभी पता नहीं मुझे कि कैंडिडेट है या सारा विड्रॉ हो गए या वो अनपोज दिया गया। अनपोज भी दिया गया हो गया तो उसका रिजल्ट रोकना चाहिए, उसको घोषित नहीं करना चाहिए। ये हमारी मांग है और आयोग वो काम करेगा। नहीं करेगा तो इस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है देश में। इस देश में सरकार बदले जा रहे हैं। इस देश में शिवसेना और वो राष्ट्रवादी को गिरंकुर कर दिया इन लोगों ने। अब क्या रखा है क्या इस देश में? क्या इस देश में अब ये होगा, जनता का उठाव होगा जिस दिन ना, तब मालूम पड़ेगा इनको ये सब जो चल रहा है ना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठा है, आपकी सिक्योरिटी भी अभी बरकरार है कि हटा ली गई? बरकरार है। मेरी सिक्योरिटी क्या निकालेंगे वो? कल अगर मुझे कोई मार दिया गया तो साले जेल में जाएंगे। सिक्योरिटी का मतलब ये थोड़े मुझे कोई खुशी से दी है, मुझे थ्रेट है। मैं ओबीसी का लीडर हूँ। मैं हमेशा मराठा ओबीसी के बारे में टीवी में, डिबेट में, हर जगह, हर मोर्चा पे एक नेशनल लीडर हूँ मैं। ऐसा थोड़ी हूँ मैं रास्ते का आदमी थोड़ी हूँ। 20 साल से सिक्योरिटी है मुझे। ये थे हरिभाऊ राठौड़ जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कुल मिला जुलाकर जो भी हरिभाऊ राठौड़ के साथ हुआ, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जो वहाँ पे मौजूद थे, उस समय की पूरे घटनाक्रम, साथ ही जो उनकी शिकायत थी वो चुनाव आयोग सहित साथ ही महाराष्ट्र के जो भूषण गगरानी जो कमिश्नर हैं उन तक इन्होंने पहुँचाई है और इन्हें उम्मीद है कि इन्हें न्याय मिलेगा। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम 13 साल बाद सूरत पहुंचे हैं, जहां आश्रम में अनुयायियों ने उनका ढोल नगारों से भव्य स्वागत किया। आश्रम में लोग हाथों में दीपक लेकर दर्शन के लिए खड़े हुए थे। आसाराम को हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से गुजरात हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। सूरत पहुंचते ही आसाराम ने जहांगीरपुर आश्रम का दौरा किया। इसी दौरान उनके स्वागत में आश्रम के बाहर सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग हाथों में दीपक लेकर खड़े हुए थे। स्वागत के लिए पूरे आश्रम को रोशनी से सजाया गया। सड़कों पर रंगोली भी बनाई गई। आसाराम अगले 3 दिनों तक आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए आश्रम में ही रहेंगे। जहां आसाराम के आगमन की खबर मिलते ही सूरत और दक्षिण गुजरात से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से भी सैकड़ों श्रद्धालु सूरत पहुंचे हैं, जहां पर आश्रम के अंदर और बाहर अनुयायियों की भारी भीड़ के चलते पुलिस ने टीमें भी आश्रम के बाहर तैनात कर दी गई हैं। धारी के भांडेर गांव में खेत के दफन एक मानव कंकाल के मामले में पुलिस ने दूध और पानी की तुलना करके पूरे हत्या के मामले को सुलझा दिया है। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया कि बेटे की हत्या पिता ने ही की थी और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे ने हत्या पिता ने क्यों की, ऐसे कई सवाल सामने आ रहे हैं। देखिए अमरेली से ये खास रिपोर्ट।
जिले के धारी के भाडेर गांव के वाशराम भाई सेंजालिया हैं। पुलिस जांच में पता चला कि वाशराम भाई सेंजालिया ने अपने ही बेटे का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। पिता से गहन पूछताछ के बाद पुलिस ने इस रहस्य को सुलझा लिया कि पिता ने अपने बेटे की हत्या आखिर क्यों की। सबसे पहले पास के एक किसान ने पुलिस को सूचना दी कि खैरेर गांव में वाशराम भाई सेंजालिया के खेत में जमीन में आधा दबा हुआ एक मानव कंकाल पड़ा है। पुलिस ने जमीन में दबे हुए मानव कंकाल को बरामद करने के बाद जांच शुरू कर दी, जिसे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बाहर निकाला। भावनगर में स्थानांतरित किए गए फार्म के मालिक वाशराम सेंजालिया से पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पिता ने अपने ही बेटे की हत्या करने की बात कबूल की है। जब उनका बेटा हितेश सेंजालिया शराब पीने की आदत से ग्रसित था और घर पर अपनी मां से झगड़ा कर रहा था, तो पिता क्रोधित हो गए और उसने अपने बेटे का रस्सी से गला घोंट दिया और किराए की कार में रखकर उसे अपने फार्म में दफना दिया। बाद में 1 जनवरी को जब पुलिस को सूचना मिली तो उन्होंने पूरी हत्या को सुलझाया और अपने बेटे की हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी जयवीर गढ़वी ने इस पूरे घटना का विवरण जारी किया है। पुलिस ने बेटे की हत्या के आरोप में पिता को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। बेटा शराब का आदी था। पिता द्वारा बेटे की हत्या किए हुए 1 महीना हो चुका है, मगर पुलिस ने कुछ ही घंटों में अब ये मामला सुलझा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। ऐश्वर्या ने पत्र में अनुरोध किया कि पीड़िता और उसके परिवार को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि पीड़िता सार्वजनिक रूप से आत्महत्या की धमकियां दे रही है। उन्होंने चिंता जताई है किसी अनहोनी की स्थिति में उनका दोष उनके पिता पर मढ़ा जा सकता है, जबकि अदालत पहले के घटनाक्रमों को दुष्कर्म घटना मान चुकी है, जहां पत्र में राजनीतिक दबाव से बन रहे नैरेटिव का भी जिक्र किया गया है। ऐश्वर्या का कहना है कि सुरक्षा और सही जानकारी के अभाव में किसी भी तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना यहां पर बढ़ सकती है। जून में भावनगर एयरपोर्ट पर मुंबई और पुणे की फ्लाइट्स बंद होने के बाद भावनगर और सूरत के बीच चलने वाली वेंचुरा को इस महीने राज्य सरकार ने आरईए की मंजूरी नहीं मिलेगी। सूरत की फ्लाइट्स भी पिछले 2 दिनों से बंद है और फिलहाल भावनगर से एक भी पैसेंजर फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही है। भावनगर एयरपोर्ट फिलहाल लॉक है और यह तय नहीं है कि एयरपोर्ट सर्विस कब फिर से शुरू होगी। राज्य सरकार की उड़ान स्कीम बंद होने और एयरलाइन कंपनी को मिलने वाली सब्सिडी के कारण भावनगर, मुंबई और पुणे को जोड़ने वाली फ्लाइट जून से बंद है, लेकिन इस बारे में चैम्बर और भावनगर ट्रेडर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की तरफ से दिल्ली और गांधीनगर में कई बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अभी वेंचुरा कंपनी की एक छोटी 10 पैसेंजर वाली फ्लाइट भावनगर और सूरत के बीच चल रही थी। ये फ्लाइट सर्विस भी पिछले 2 दिनों से बंद है और ये तय नहीं है कि ये कब शुरू होगी। ऐसे में चूंकि भावनगर एयरपोर्ट से कोई पैसेंजर फ्लाइट शुरू नहीं हुई है, इसलिए एयरपोर्ट को सिर्फ काम के लिए खुला रखा जा रहा है और अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले समय में अलीगढ़ को भी लॉकडाउन कर दिया जाए तो हैरानी नहीं होगी। ये जरूरी है कि चैम्बर, अलंग समेत इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल लीडर्स शेड्यूल और नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स के इस मुद्दे पर एक्टिव हों और एयरपोर्ट को बंद होने से रोकें। तब ये पक्का कहा जा सकता है कि केंद्र में भावनगर के मंत्री ने भी कई रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, मगर नतीजा 0 रहा। हालांकि भावनगर के लीडर साइलेंट मोड में है। नतीजन भावनगर जिले की इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर से बात करने पर उन्होंने बताया कि भावनगर एयरपोर्ट पर सभी सुविधाएं मौजूद है, जिसमें एक रनवे भी शामिल है, जिस पर बड़ी फ्लाइट्स भी आ सकती है। वहीं नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स के बारे में इंडिगो ने हमसे संपर्क किया है और अच्छी बातचीत हुई है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में लाइसेंस मिलने के बाद इसे पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। वहीं अगर राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी तो नॉन शेड्यूल सूरत फ्लाइट से कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। भावनगर में फ्लाइट सर्विस बंद होने की वजह की बात करें तो राज्य सरकार उड़ान स्कीम के तहत एयरलाइंस को मदद देती थी, जिसे बंद कर दिया गया और पिछले जून में स्पाइस जेट ने भावनगर से मुंबई और पुणे की फ्लाइट सर्विस बंद कर दी थी। इसी तरह रीजनल कनेक्टिविटी अलाउंस यानी REA ने वेचुरा कंपनी को भावनगर सूरत फ्लाइट के लिए मदद दी।
पुरानी वाली को हर महीने रिन्यू करवाना होता है, लेकिन इस महीने का रिन्यूअल नहीं होने की वजह से कंपनी ने ये फ्लाइट सर्विस भी बंद कर दी है। उस समय भावनगर की फ्लाइट सर्विस बंद होने से जिले के उद्योग धंधों को भारी नुकसान हो रहा है। उस समय भावनगर बोटाड के एमपी और एमएलए को मिलकर कोशिश करनी चाहिए ताकि भावनगर एयरपोर्ट बंद न हो। ये जो एयरपोर्ट बंद होने की खबर कुछ ऐसी छपी है अभी न्यूज़ में, तो मैं ये जस्ट क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि एयरपोर्ट हमारा बिल्कुल चालू है और बिल्कुल ऑपरेशनल है, कोई इसमें इशू नहीं है और हम हर एक ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। और इस बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि किसी ने वेंचुरा एयर कनेक्ट के बारे में भी कुछ ऐसा न्यूज़ में था कि भाई बंद हो रहा है या ऐसा कुछ है। मैं बता दूं कि वेंचुरा एयर कनेक्ट एक्चुअली एक नॉन शेड्यूल फ्लाइट है, नॉन शेड्यूल ऑपरेट करता है वीक में 6 डेज़ और शनिवार को ऑपरेट नहीं करता है। और हमने उनको प्रपोजल दिया है कि भाई आप शनिवार को ऑपरेट करिए, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। जैसे कि आज इनकी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं की है, किसी कारण से इनका ऑपरेशनल रीज़न हो सकता है, इनका मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि ऑपरेट करें या ना करें, क्योंकि शेड्यूल फ्लाइट होती है वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेती है डीजीसीए से, फिर ऑपरेट करती है, जो कि वो पैसेंजर कम हो या ज़्यादा हो उनको ऑपरेट करते ही हैं। बट नॉन शेड्यूल तो अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। दूसरी ओर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र में मंत्रियों के होने के बावजूद आज कोई शेड्यूल्ड फ्लाइट नहीं है, जो शुरू हुई थी वो भी लंबे समय से बंद है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के समय में भी भावनगर में फ्लाइट सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन वो आज बंद है और अगर भविष्य में भावनगर को सही कनेक्टिविटी नहीं मिली तो कांग्रेस ने लोगों के साथ आंदोलन करने की भी धमकी दे डाली है। साथ ही ये भी कहा कि अगर उसने ऐसा कहा गया तो इसकी जिम्मेदारी सत्ताधारी पार्टी की होगी। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन है। पिछले 11 साल से तो यहाँ महानगर पालिका से केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन भावनगर की जनता के साथ भेदभाव करना ही है ऐसा मन बना लिया है ये शासकों ने। एक भावनगर से सूरत की फ्लाइट थी वो भी बंद कर दी गई है। भूतकाल में भावनगर से पुणे, भावनगर से मुंबई की डेली फ्लाइट थी। तो ये भावनगर के उद्योगों को जो कमान काटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भावनगर की जनता के साथ ये द्रोह है। जनता अब जाग चुकी है और जनता जवाब मांगती है। जवाब में जनता कोई दूसरी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहती। भावनगर की एयर कनेक्टिविटी जो भी चालू थी, सब एयर कनेक्टिविटी तुरंत चालू कर दी जाए, ऐसी जनता की डिमांड है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। वर्ष के अंदर किस प्रकार का आरएसएस की तरफ से आयोजन किया गया है? शताब्दी वर्ष के रूप में कुछ कार्यक्रमों की रचना की है। सर्जन शक्ति एक विषय है संघ का, तो संपूर्ण समाज का काम है और ऐसे काम में सर्जन शक्ति ने आगे आना चाहिए। वो विषय क्या है और इससे क्या अपेक्षाएं संघ की रहती है? और उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक दल का काम नहीं।